देश में इस वक्त में जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में सबसे जरूरी बात यह है कि ना केवल बॉर्डर पर हम एकजुट हों, बॉर्डर पर हमारी ताकत दिखाई दे, बल्कि देश में भी हम एकजुट हों, देश में भी हमारी एकता दिखाई दे। ये सबसे जरूरी कदम है। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। आज सुबह सुबह, तड़के सुबह सुबह राहुल गांधी दिल्ली से निकल पड़े हिमांशी नरवाल से मिलने के लिए। वही हिमांशी नरवाल जिनके पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई पहलगाम में आतंकियों के द्वारा। हिमांशी नरवाल के पति की हत्या के बाद में जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, गंदे भद्दे घिनौने जवाब उनको दिए गए, ट्वीट्स किए गए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हर जगह पर हिमांशी नरवाल को एक तरीके से नोचा गया। यह तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करने का काम करती है। सतीश आचार्य जी का ये कार्टून इस पर बिल्कुल सटीक दर्शाता है कि कैसे एक महिला अपने पति के शव को अपने पैरों में लेकर के बैठी थी और उसको आज नोचा जा रहा है। उसी की देशभक्ति पर, उसी की पतिव्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने हिमांशी नरवाल से, उनके परिवार से मुलाकात की और शहीद विनय नरवाल, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। मुझे लगता है कि यह काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। यह काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। जिस तरीके से अनाप शनाप बेहुदे घिनौने ट्वीट किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, बेहद गंदे तरीके से हिमांशी नरवाल के बारे में लिखा जा रहा था, उसके बचाव में प्रधानमंत्री को उतरना चाहिए था। क्योंकि प्रधानमंत्री तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और जिस शहर में प्रधानमंत्री ने यह बात की थी, उस वक्त में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी। करनाल से यह नारा दिया गया था और उसी करनाल में हरियाणा की एक बेटी के साथ में इस तरीके से गंदे भद्दे कमेंट किए गए। क्या ही कहें। प्रधानमंत्री को सामने आकर के कहना चाहिए था, बीजेपी सरकार को सामने आकर के कहना चाहिए था कि एक भी आदमी को बख्शेंगे नहीं अगर कोई शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ में ऐसे गंदे भद्दे घिनौने तरीके से पेश आएगा, उसकी खाल उतरवा ली जाएगी। एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री हिमांशी नरवाल से, उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं जा सके। वो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में गए हैं। ये जरा ट्वीट आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि उनकी मौजूदगी आज एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में थी। आधे घंटे से ज्यादा समय उन्होंने यहां पर एक लंबा भाषण दिया। जाहिर सी बात है, अपना 1 घंटे का आसपास का वक्त आज प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में बिताया। जाने आने में भी समय लगा होगा। लेकिन राहुल गांधी हिमांशी नरवाल के घर पर 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ठहरे रहे, उनके घर पर ही बैठे रहे। समझते रहे होंगे, जाहिर सी बात है, अंदर की कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आई है। किसी भी कैमरामैन को राहुल गांधी अंदर लेकर के नहीं गए थे, ना ही एएनआई का कैमरा था, कोई कैमरा अंदर नहीं गया। राहुल गांधी ने वहां से लौटने के बाद में ट्वीट किया, पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर के उनका दुख बांटा, उन्हें सांत्वना दी। अपार दुख में उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना है। पूरा देश शहीदों के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की कोई जुर्रत न कर सके। पीड़ित परिवारों के साथ आज पूरा देश इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ये राहुल गांधी ने वहां से लौटने के बाद में शाम को 4 बजे ट्वीट किया।
अब बताइए किसको ट्वीट करना चाहिए था, किसको मिलना चाहिए था, किसको फोन पर बात करनी चाहिए थी। अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम पहलगाम हमले में मारे गए लोग, उनके परिवार वालों से बात की हो, फोन पर ही बात की हो। जाहिर सी बात है उनको पीएमओ में बुलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम फोन पर या कोई चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के लिए भेजी हो, ऐसी कोई खबर बीते 14 दिन में मैंने नहीं देखी है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से काम नहीं होना चाहिए था? क्या उनके कार्यालय की तरफ से काम नहीं होना चाहिए था? क्या उन 26 परिवारों के पास में प्रधानमंत्री की एक संवेदना से भरी हुई चिट्ठी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन परिवारों के साथ में खड़े होने का काम करते, उनको यह एहसास दिलाते कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं? क्या आपने कोई ऐसी चिट्ठी देखी है? मैंने अगर नहीं देखी हो तो आप बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने उन तमाम 26 परिवारों को ऐसी कोई चिट्ठी भेजी है? मुझे याद आता है कि कोई भी नोएडा का छुटभैया एंकर हो, उसके जन्मदिन पर, उसके पिता के निधन पर और दूसरे किसी भी मौके पर प्रधानमंत्री की चिट्ठी चली जाती है और प्रधानमंत्री की वो चिट्ठी सारे चैनलों पर फिर तैरने लगती है। वो एंकर खुद से ट्वीट करके मोदी जी को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू मोदी जी, आपने आज इतने बड़े दिन पर मुझे याद किया, मेरे परिवार को याद किया, मुझे शुभकामनाएं दी। किसी की शादी होती है तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। अंबानी साहब के परिवार में शादी हो या कहीं और शादी हो तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री इन शहीद परिवारों से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? इन शहीद परिवारों को एक चिट्ठी भी क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? सवाल इस बात का है। और जरूरी बात यह है कि जब युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो युद्ध जैसे हालातों में आपको जरूरी एक्शन लेना चाहिए और इस जरूरी एक्शन में सबसे पहले यह होना चाहिए कि देश के अंदर आपसी टकराव किसी भी प्रकार से नहीं हो। इसको सुनिश्चित करना भी प्रधानमंत्री का ही काम है। केवल बॉर्डर की हिफाजत करना ही जरूरी नहीं है, हिफाजत देश के अंदर आम लोगों की भी होनी चाहिए, लोगों के भाईचारे की भी होनी चाहिए, वरना आप बॉर्डर की जंग जीत जाएंगे और घर की जंग वो आपके जख्म हरे कर देगी। लेकिन देखिए कि जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब देखिए इसको लेकर के भी बीजेपी के लोग कैसे माहौल बना रहे हैं, बीजेपी समर्थक। ट्विटर पर एक व्यक्ति है जितेश कुमार, इसने ट्वीट किया, छोटी सी एक वीडियो पोस्ट की है कि दुख की घड़ी में ऐसे कौन हंसता है। छोटी सी एक वीडियो इन्होंने राहुल गांधी की निकाली पूरे कार्यक्रम से और ट्वीट कर दी। अब जरा ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? इस वीडियो में राहुल गांधी विनय नरवाल के घर से निकलते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े हुए लोगों से हाथ मिलाते हैं और उनको एक हल्की सी थपकी देते हुए आगे निकल जाते हैं। अब इसमें आपको कौन सी आपत्तिजनक चीज दिखाई दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई राहुल गांधी ने यहां पर हल्की सी एक स्माइल दिखाई अपने चेहरे पर? हालांकि बहुत बार ऐसी कोई स्माइल, जब माहौल बहुत ज्यादा गमगीन हो तो उस वक्त में थोड़ा सा परिवार को दिलासा देने के लिए भी, कई बार उनको जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए भी दे दी जाती है। लेकिन जरा देखिए, अब इस स्माइल पर ही बात हो रही है तो दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ राहुल गांधी की स्माइल जिस पर आपत्ति जताई जा रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बिहार में जाते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ में हंसने लग जाते हैं। कभी नरेंद्र मोदी वो चले जाते हैं अमरावती में तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ में मस्खरी करने लगते हैं और कभी केरल में जाकर के कहते हैं कि भाई विपक्ष की नींद उड़ा देंगे। तो आप बताइए कि कौन सी हंसी चुभती है? ये हंसी चुभती है या वो हंसी चुभती है? राहुल गांधी का वहां जाना ठीक है या राहुल गांधी की छोटी सी आपको एक झलक, मैच वो भी 1-2 सेकंड भर की, 3 सेकंड भर की, वो किसी को थपकी देते हुए, उसको छूते हुए निकल रहे हैं। बस आईटी सेल या सोशल मीडिया में से यही लोग इतनी बात निकाल पाए। प्रधानमंत्री ने आज कितनी हंसी हंसी है, मैं अगर वीडियो बना करके आपको दिखाऊं, जब एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम में वो गए हैं, एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम में जा करके उन्होंने वहां पर किस तरीके से नारे वगैरह लगे हैं वहां पर, वो अलग से हम उस पर बात करेंगे। तो किस तरीके से खेल किया जाता है,
और पूरा आईटी सेल सिर्फ इस बात के लिए लगता है कि राहुल गांधी गए हैं तो कुछ न कुछ क्लिप निकाल ली जाए। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे। क्या कहा? देश की खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जताई थी। इस सूचना के बाद ही पीएम मोदी ने भी अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। ऐसे में मेरा सवाल है कि जब खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जताई थी तो सरकार ने इस बारे में सभी को अलर्ट क्यों नहीं किया? मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में दौरा होना था 19 अप्रैल को, और उससे पहले 3 दिन पहले खबर आप देखिए 16 अप्रैल को खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू की यात्रा वो पोस्टपोन कर दी गई खराब मौसम के कारण। खराब मौसम के कारण ये यात्रा पोस्टपोन कर दी गई। और इसके बाद में अभी खबर छपी है जिस पर हमने विस्तार से बात की, 3 अलग अलग अखबारों में खबर छपी थी, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में और टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये खबरें आप देख लीजिए। खबर छपी थी और खबर में लिखा था कि ऐसा इनपुट था कि हमला हो सकता है, सैलानियों पर हमला हो सकता है, ऐसा इनपुट था कि प्रधानमंत्री की यात्रा के आसपास हो सकता है, श्रीनगर के आसपास हो सकता है। ये सवाल उठे थे कि अगर ऐसा हमला हो सकता है तो फिर पूरे इलाके में, पूरे राज्य में क्यों नहीं जो है वो अलर्ट रखा गया? क्यों नहीं जो है वो पूरे राज्य में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई? बैसरन घाटी जहां पर हमला हुआ उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि वो घाटी में लोकल ऑपरेटर्स ने अभी बुला लिया अचानक से लोग, वरना इस वक्त में बैसरन घाटी बंद रहती। इसको भी कल रिपोर्ट में कहा गया और बहुत सारे लोगों ने, चश्मदीदों ने ग्राउंड पर, जब मैं पहलगाम गया तो पहलगाम में मुझे बताया कि बैसरन घाटी आमतौर पर खुली रहती। तो बताइए आप इतनी बड़ी बात सर्वदलीय बैठक में कैसे बिना सिर पैर के बोल रहे थे? और बैसरन घाटी में क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और इसके बाद में कल ही एक वीडियो निकल करके सामने आई, भाजपा के नेता वो बर्फ में मजे ले रहे हैं। जरा देखिए तस्वीर। भाजपा के नेता हैं, ये जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रहे, जम्मू भाजपा के, और इनके साथ में करीब करीब 8-10 सुरक्षा बल वो दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ 2000 से ज्यादा लोग थे बैसरन घाटी में, और 2000 से ज्यादा लोगों के लिए बैसरन घाटी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं दिखाई दिए। अगर शायद होते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे जाते। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता बर्फ में मजे ले रहे हैं, क्या ही कहा जाए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में देश के अंदर युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, और युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन युद्ध जैसे हालात जब भी बनते हैं, सरकार कभी भी, किसी की भी हो, एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि उस सरकार के साथ खड़ा हो। विपक्ष का कर्तव्य बन जाता है कि उस सरकार के साथ खड़ा हो। और इस वक्त में आम आदमी से लेकर के विपक्ष
हर कोई सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अपने ही देश में अपने ही लोग अगर घिनौनी हरकतों पर उतर जाए तो क्या सरकार को, क्या प्रधानमंत्री को, क्या बाकी जिम्मेदार लोगों को उस वक्त में जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वो हिमांशी नरवाल जैसी महिलाओं के साथ में खड़ी हो? बताइए, ये सवाल वाजिब है या नहीं? पूरी तरह से सबकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त में सरकार के साथ में बगैर किसी किंतु परंतु के, बगैर सरकार के किसी फैसले पर उंगली उठाए सरकार के साथ में खड़ा हुआ जाए। लेकिन क्या सरकार का, जिम्मेदार लोगों का, पुलिस का, प्रशासन का यह कर्तव्य नहीं है? आप बताइए कि आपने किसी चैनल पर कोई खबर देखी है कि हिमांशी नरवाल पर घटिया, भद्दे, घिनौने ट्वीट करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया हो? एफआईआर तो छोड़िए, आप जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया हो, कोई ऐसी खबर देखी है क्या? किसी का ऐसा लंगड़ाते हुए कोई विजुअल निकल करके सामने आया है? अब एक शहीद की पत्नी को इस तरीके से, घिनौने तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई तू तड़ाक भी लिख दे, कोई तू तड़ाक भी बोल दे, तो अगले ही दिन, 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई लिख दे, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो निकल करके सामने आती है, 2 पुलिस वाले उनको लटका करके ले जाते हैं और वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की इज्जत, योगी आदित्यनाथ की इज्जत वो इज्जत है और हिमांशी नरवाल उस शहीद की पत्नी की इज्जत नहीं है? यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा और यह सवाल प्रधानमंत्री को भी पूछना चाहिए। यह सवाल भाजपा की सरकार को, नायब सिंह सैनी को, हरियाणा पुलिस को, प्रशासन के अधिकारियों को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्यों पुलिस सौतेह संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल पा रही है? क्यों नहीं एक सख्त संदेश दिया जा रहा है? ये सवाल बड़ा है, ये सवाल जरूरी है और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।